Hi, this is C. Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. Let's start with today's class. In this particular class, we are going to revise essay number 520 in a super quick way. But when I am saying super quick way, it does not mean कि हम किसी भी concept को छोड़ने वाले हैं. अगर आपने पहले भी revisions check out करी हैं जो भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, then you would know कि जब भी आपकी कोई भी क्लास खत्म होती है तो हम पूरी की पूरी स्टैंडर्ड की कवरेज करते हैं in a very concise yet comprehensive way. ऐसे नंबर 520 को शुरू करने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम ऑडिट के किस स्टेज पे खड़े होकर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हैं. तो आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स जैसा कि इसके नाम में ही है, ये भी एक ऑडिट प्रोसीजर्स है, पहली बात. दूसरी बात, ये आपका एक सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर है. कौन सा? सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स है. इसका मतलब ये ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर तब लगाएगा जब उसने एक बार रिस्क की असेसमेंट कर ली है अंडर एसए नंबर 315. उसके बाद जब वो रिस्पॉन्सेज बनाता है अंडर एसए नंबर 330, उस टाइम पे उसके पास दो ऑप्शन होते हैं. कौन से ऑप्शन मैम? कि या तो वो टीओसी लगाए या तो आपके सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए. सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर में भी वो दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट. नंबर 1 टीओडी और दूसरा सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स. हम इन बाकी सारे ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये काम आपके एसए नंबर 330 में हम करते हैं. इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को करने का मतलब ये था आपको ये बताना कि हम इस सैप की बात कर रहे हैं, इन एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं अंडर एसए नंबर 520. मैम, ये एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स होते क्या हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स वो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो आपका ऑडिटर यूज करता है इन द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. लेकिन जब आपका ऑडिटर इन ऑडिट प्रोसीजर्स को यूज करता है उस टाइम पे वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में. मतलब आपका ऑडिटर बहुत सारे ट्रेंड को देखता है, बहुत सारी रीजनेबलनेस को देखता है कि अगर आपकी एंटिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई खर्चा दिखा रही है, वो खर्चे के अमाउंट को चेक करने के साथ साथ इस चीज को भी कंसीडर करता है कि क्या उस खर्चे को दिखाना, मतलब उतना एक्सपेंस होना रीजनेबल है या नहीं. तो उस रीजनेबल को चेक करने के लिए आपका ऑडिटर बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करता है, कंपैरिजन करता है इंडस्ट्री से, एंटिटी के खुद पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स से. तो ये सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स जहां पे आपका ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इवैल्यूएशन करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, उन ऑडिट प्रोसीजर्स को कहते हैं एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, अब आपके ऑडिटर का ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है अंडर एसए नंबर 520? तो 520 कहता है कि आपके ऑडिटर को सबसे पहला ऑडिट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके ऑडिटर को एसए 520 को यूज करना है टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. जो मैंने आपको बिगिनिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही बताया कि आपका ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करता है ताकि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कर सके. दूसरी बात, आपका ऑडिटर सैप को नियर द एंड ऑफ ऑडिट भी परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू नो कि जो भी चेंजेस या जो भी एंट्रीज आपकी मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट के नजदीक करी है उसको चेक करने के लिए कि कहीं आपके ऑडिटर की जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी ऑडिट को लेकर, आपकी एंटिटी को लेकर, उसमें कोई चेंज नहीं आया है. तो इस केस के लिए इन दोनों सिचुएशन पे आपका ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है. इन वेरी शॉर्ट, आपका ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. राइट? फिर स्टैंडर्ड आपको बताता है कि किस किस टाइप के, मतलब किस किस नेचर के एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो नंबर 1, आपका ऑडिटर कंपैरिजंस कर सकता है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किसके साथ? अपनी पिछले साल की फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ या फिर एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ, मतलब अपने बजट्स के साथ, या फिर सिमिलर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन के साथ. तो सबसे पहला एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आपका ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, जिस नेचर का परफॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मेकिंग द कंपैरिजन. कंपैरिजन विद एंटिटी की खुद की पिछले साल की इंफॉर्मेशन या फिर एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, मतलब उसके बजट, या फिर इंडस्ट्री की एवरेज, मतलब इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन के साथ वो एक कंपैरिजन कर सकता है. दूसरा, आपका ऑडिटर रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर सकता है. तो कंपैरिजन कर सकता है. दूसरा, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता है एंटिटी के फाइनेंशियल एलिमेंट्स के बीच में, मतलब फाइनेंशियल एलिमेंट्स के बीच में. फॉर एग्जांपल, आपका ऑडिटर अगर
अगर आपका ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है अबाउट द पैटर्न ऑफ द सेल्स, तो आपका ऑडिटर क्या कर सकता है, आपका ऑडिटर कैलकुलेट कर सकता है ग्रोस मार्जिन की परसेंटेज। तो जब आपका ऑडिटर ग्रोस मार्जिन की परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा तो ग्रोस मार्जिन में दोनों के दोनों जो एलिमेंट होते हैं उस रेशियो में दोनों फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं। तो आपका ऑडिटर इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप की मैनेजमेंट का जब सेल्स इतने परसेंट से बढ़ता है तो उसका मार्जिन कितने परसेंट से बढ़ता है, वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता है। दूसरा, आपका ऑडिटर एस्टैब्लिश कर सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में। फॉर एग्जांपल, आपका ऑडिटर कंपेयर कर सकता है आपकी पेरोल कॉस्ट को टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। उसको पता लग जाएगा कि क्या आपकी एंटिटी ने कोई डमी वर्कर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए हैं या नहीं किए हैं। तो दो टाइप के, दो नेचर के एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जा सकते हैं। नंबर वन, वो कंपेरिजन कर सकता है, दूसरा वो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकता है। उसके बाद आती है ऐसे नंबर 520 की रिक्वायरमेंट। मतलब जब आपका ऑडिटर ये सोच रहा है कि उसको सैप लगाना है, मतलब सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो उसको किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को देखनी पड़ेगी सुटेबिलिटी ऑफ सैप। दूसरा, आपके ऑडिटर को देखनी पड़ेगी रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। तीसरी, आपका ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशंस को डेवलप करेगा। और चौथा, आपका ऑडिटर डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेगा। एक एक पॉइंट को हम इंडिविजुअली कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ऑडिटर सुटेबिलिटी ऑफ सैप को जब चेक करेगा तो वो किन किन चीजों को कंसीडर करेगा। नंबर वन, आपका स्टैंडर्ड कहता है कि देखो, सैप जनरली मतलब एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स जनरली उस सिचुएशन में सुटेबल होते हैं जहां पे उन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किए जा सकते हैं जो ट्रांजैक्शन एक तो लार्ज इन नेचर हैं और जनरली प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब जिसका ट्रेंड प्रिडिक्ट किया जा सकता है वहां पे सैप को लगाया जा सकता है। उसके बाद सैप सुटेबल है या नहीं है, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है और वो आपका ऑडिटर के प्रोसीजर्स को भी इफेक्ट करता है। मतलब सैप सुटेबल है या नहीं, ये आपके ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। उसके बाद कहता है कि किस लेवल के प्रोसीजर्स आप लगा रहे हो, किस टाइप का सैप लगा रहे हो, किस नेचर का सैप लगा रहे हो, वो आपके ऑडिटर को डिफरेंट टाइप ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ नेचर ऑफ सैप डिपेंड करता है असर्शन, नेचर ऑफ असर्शन के ऊपर और आपके ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट के ऊपर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया कि आपका ऑडिटर सैप लगाता है एसए नंबर 330 में, मतलब वो पहले रिस्क की असेसमेंट कर चुका होता है, उसके बाद वो सैप लगाता है टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो ये पॉइंट कहता है कि वो किस नेचर का सैप लगाएगा, वो डिपेंड करेगा कि एक तो आपकी असर्शन का नेचर क्या है और दूसरा उसका आपके ऑडिटर की रिस्क की असेसमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके ऑडिटर को जो असर्शन एड्रेस करनी है वो है रेवेन्यू रिकग्निशन। मतलब आपका ऑडिटर कंफर्ट लेना चाहता है कि मैनेजमेंट जिस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करती है वो रेवेन्यू की रिकग्निशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। और आपके ऑडिटर ने जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की असेसमेंट करी अंडर एसए नंबर 315, तो उसको समझ में आया कि इस टाइप की असर्शन के ऊपर रिस्क क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर दे या फिर उसको डेफर कर दे। तो उस तरीके से आपका ऑडिटर सैप कौन से लगा सकता है, वो एक सेल का ट्रेंड एस्टैब्लिश कर सकता है, इंडस्ट्री का कंपैरिजन कर सकता है, ईटीसी ईटीसी। मतलब इन शॉर्ट ये पॉइंट कहना चाहता है कि कौन सा किस नेचर का सैप सुटेबल होगा वो डिपेंड करता है एक तो कि मुझे किस असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेना है, दूसरा मेरे ऑडिटर की रिस्क की अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट। उसके बाद अच्छा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सुटेबिलिटी ऑफ सैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ सैप को। नंबर वन, पहला पॉइंट कहता है कि सैप जनरली उन ट्रांजेक्शन के लिए सुटेबल होते हैं जो एक तो लार्ज इन साइज होती है और जनरली प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। सैप ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सैप, किस नेचर का सैप किस सिचुएशन में सुटेबल होगा। और डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सैप विल प्रोवाइड द डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। और आपका किस नेचर का सैप आपको यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो असर्शन है उसका नेचर क्या है और आपके ऑडिटर की रिस्क की असेसमेंट क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा फैक्टर जो आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो सैप को यूज करता है दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। यहां से भी इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके डाटा की रिलायबिलिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो डाटा की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है एक तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे,
पे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन जनरली इंटरनली मिलती है वो लेस रिलायबल होती है एज कंपेयर टू जो इन्फॉर्मेशन आपका ऑडिटर एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करता है। दूसरा, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन जनरली कंपेरेबल होती है वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होती है। रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो कहता है रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन, जिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट आप कंपैरिजन कर सकते हो अपने एंटिसिपेटेड रिजल्ट से, अपने प्रायर पीरियड के रिजल्ट से, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है। और जिस इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करते टाइम आपकी मैनेजमेंट ने ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है। तो आपका ऑडिटर रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को भी कंसिडर करेगा जब वो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, जब वो सेलेक्ट करेगा कि उसको किस टाइप के एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। तीसरी पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा अबाउट द रिकॉर्डेड अमाउंट एंड रेशियोज, मतलब कि आपका ऑडिटर जब सैप लगा रहा होगा तो वो खुद की एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा कि मुझे कितनी एक्सेप्शंस इसमें मिल जाएगी, और उसके बाद वो डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेगा कि जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी और जो उसको सैप लगाने के बाद एक्चुअल में रिजल्ट मिले उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या उसको फर्दर कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की नीड है या नहीं। तो आपकी ये रिक्वायरमेंट आपका स्टैंडर्ड लगाता है आपके ऑडिटर के ऊपर। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। जब आपका ऑडिटर एक बार ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर लेता है उसके बाद इवैल्यूएशन करता है, उसी तरीके से आपके ऑडिटर को जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसके एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स के, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। पहला पॉइंट कहता है कि इफ द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इज इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे, वो कहता है कि आपके ऑडिटर ने जो भी एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं एज पर दिस एसे, वो आइडेंटिफाई करते हैं वो रिलेशनशिप विच आर इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द अदर सोर्सेज। सीधी सी बात है, आपके ऑडिटर ने सैप के साथ साथ कोई और इंफॉर्मेशन कहीं और से भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है, मतलब कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है, तो जो इंफॉर्मेशन उसको सैप के थ्रू मिली और उन अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू मिली, उन दोनों के बीच में एक इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है। या फिर अगर आपके मैनेजमेंट की आपके ऑडिटर की जो भी एक्सपेक्टेशन थी सैप को लेकर, जो हमने ऊपर यहां पे पढ़ा कि आपका ऑडिटर क्या डेवलप करता है, एक एक्सपेक्टेशंस, कहां पे पढ़ा वो पॉइंट, ये रहा, आपका ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है। तो जो आपके ऑडिटर की एक्सपेक्टेशंस थी सैप को लेकर और जो उसको सैप के परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट आए, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपके ऑडिटर को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। और इन्वेस्टिगेशन करता है वो बाय मेकिंग एन इंक्वायरी टू योर मैनेजमेंट, या फिर वो कोई और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है आपके इन डिफरेंसेस को, इन इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व करने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि आपके ऑडिटर को जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे सैप लगाने से, आपके ऑडिटर को उन ऑडिट एविडेंसेस की इवैल्यूएशन करनी है ताकि वो रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सके, राइट। और उनको ये इवेलुएट करके इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि क्या उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं या उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट कहता है ऑडिटर मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होगी कि आपके ऑडिटर को सैप लगाने से उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। उस केस में आपके ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं जब आपके जो सैप हैं उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है इन रिलेशन टू जब भी उसको कोई इनकंसिस्टेंसी मिली या उसको डिफरेंस मिले, जब उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और उसने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी और आपकी मैनेजमेंट उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, तो उस केस में उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं या नहीं। सो दिस वाज योर एसे नंबर 520। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। इस स्टैंडर्ड का जो मेन एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ये कि आपके कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपका एसे नंबर 520 लगाता है आपके ऑडिटर के ऊपर, मतलब सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलपिंग एंड एक्सपेक्टेशंस एंड अल्टीमेटली आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इफ एनी, राइट। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग वाला एक पॉइंट यहां से बन सकता है। तो इतना ही एसे नंबर 520 ये फाइनल के लिए रेलिवेंट है, तो इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से कर लेना। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय।